Hello and welcome to the third session of personality development. In this session, we are going to cover indicators of personality, 3 facts to be considered when defining personality, value of personality questionnaires, and SWOT analysis. So, we are starting first of all with personality test. I want to tell you what is personality. Personality क्या होता है, आप लोग क्या समझते हैं personality से, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. Personality is made up of distinctive patterns of thoughts, feelings and behaviors that make a person unique. या हम इसे ये भी कह सकते हैं कि personality is the impression that we make on others. Personality को अगर हम अच्छे से और समझाना चाहें तो आप मुझे ये बता सकते हैं which of the following helps define the term personality. इनमें से आपको क्या लगता है कि कौन सा term personality को अच्छे से define कर पाएगा. Characteristics that are typical for a person, characteristics that make a person unique, acting, thinking and feeling, or do you think all of the above are the right answers for personality? जी हाँ, बिल्कुल सभी आंसर्स ठीक हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें हमें ये हेल्प करती हैं ये बताने में कि हम पर्सनालिटी वो चीज़ होती है कि हम जो अपना इंप्रेशन दूसरों पर बनाते हैं. पर्सनालिटी अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो हमारी कंसिस्टेंट टेंडेंसी जिस वे में हम बिहेव करते हैं. Now, personality is a collection of emotional, thought and behavioral patterns unique to a person that is consistent over time. जैसा कि मैंने कहा कि पर्सनालिटी जो है हम किस तरह सोचते हैं, क्या हमारे थॉट्स रहते हैं, क्या हमारा बिहेवियर रहता है. एक इंसान हमेशा दूसरे इंसान से अलग कैसे पाया जाता है, क्योंकि उसका हमेशा सोचने का ढंग, उसके हमेशा इमोशंस, उसका बिहेवियर दूसरे इंसान से हमेशा अलग हो सकता है कुछ ट्रेट्स आपके सिमिलर भी हों, बट ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपके सारे ट्रेट्स उस पर्सनालिटी दूसरी पर्सनालिटी के साथ सूट कर दे हो, क्योंकि पर्सनालिटी वही चीज़ होती है आपके अंदर जो जितने भी इमोशनल थॉट्स या बिहेवियरल पैटर्न्स हैं वो दूसरे पर्सन से हमेशा अलग होंगे. और हम क्या मानते हैं कि एक इंसान कब कौन सी पर्सनालिटी को ज़्यादा डेवलप करता है, कि अगर उसके अंदर वो थॉट्स कंसिस्टेंटली आ रहे हैं. पर्सनालिटी जो उसके मान लीजिए अगर इफ़ वी से अ पर्सन हैज़ ऑप्टिमिस्टिक पर्सनालिटी, तो मैं ये कह सकती हूँ कि ही हैज़ कंसिस्टेंट टेंडेंसी टू बिहेव इन चेयरफुल, होपफुल, एंथुजियास्टिक वे, लुकिंग एट ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स अक्रॉस अ वैरायटी ऑफ सिचुएशंस. तो जैसे भी डिफरेंट सिचुएशंस में एक इंसान एक ही तरह से मोस्ट प्रॉब्ली अपना एक बिहेवियर शो करता है, कंसिस्टेंट बिहेवियर, उसे ही हम उसकी पर्सनालिटी का हिस्सा मान लेते हैं. और पर्सनालिटी वर्ड कहाँ से बना? पर्सनालिटी वर्ड ओरिजिनेट करता है एक लैटिन वर्ड पर्सोना से, जिसका मतलब है मास्क, यानी कि जो हम अपने ऊपर एक मास्क पहन लेते हैं और वही पर्सनालिटी हमारी बन जाती है. नाउ सम थ्योरीज, सेवरल थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव्स ऑन पर्सनालिटी. ये कुछ पर्सपेक्टिव हैं लोगों की. Trait theories, a friendly person is likely to act friendly in any situations because of the traits in his personality. जैसा कि मैंने आपको ऑप्टिमिस्टिक पर्सनालिटी का एग्जांपल दिया कि अगर हम एक उसे ऑप्टिमिस्टिक पर्सनालिटी मानते हैं तो उसका एक कंसिस्टेंट टेंडेंसी रहती है, वो काफ़ी हर जगह पे मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस में वैसा ही बिहेव करता है. तो यहाँ पर आपको फ्रेंडली पर्सन का दिया गया है कि एक फ्रेंडली पर्सन को हम उसकी पर्सनालिटी हम कैसे मान लेते हैं कि वो फ्रेंडली है, क्योंकि वो इंसान काफ़ी सिचुएशंस में, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस में फ्रेंडली होना उसके अंदर एक ट्रेट डेवलप होता है. बिकॉज ऑफ द ट्रेट्स इन हिज पर्सनालिटी हम उसे एक फ्रेंडली इंसान मान लेते हैं. 4 और 5 ब्रॉड डायमेंशंस आर कवर्ड. वी कैन से कि उसके अंदर मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में 4 और 5 ब्रॉड डायमेंशंस में वो फ्रेंडली ही अपने आप को शो कर पाता है. नाउ दीज आर द इंडिकेटर्स ऑफ पर्सनालिटी. हम कैसे मानते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जो इंडिकेट करती है पर्सनालिटी को, और कौन कौन सी चीज़ों में हम इनको डिवाइड करते हैं. फर्स्ट इज एक्सट्रोवर्जन वर्सेस इंट्रोवर्जन. एक्सट्रोवर्जन इज आउट गोइंग है, काफ़ी दूसरों से मिले जुले रहते हैं, फ्रेंडली हैं, ओपन है, उसे हम एक्सट्रोवर्ट कह सकते हैं, आउट गोइंग पर्सनैलिटी. और वहीं इंट्रोवर्ट इसका ऑपोजिट हो गया, जो बहुत अपने आप में रिजर्व रहें, ज़्यादा किसी से ओपन ना हो और अंदर ही अंदर अपने आप में सोचें, ज़्यादा फ्रेंडली नहीं होते जो लोग दूसरों से, उन्हें हम एक इंट्रोवर्जन पर्सनालिटी में लेते हैं. तो आप अपने आप को इन दोनों में से किस में सोचते हैं, कौन सी कैटेगरी में, तो आप अपनी पर्सनालिटी को इंडिकेट किया जा सकता है उस तरीके से. नेक्स्ट इज इंट्यूशन वर्सेस सेंसिंग. यानी कि इंट्यूशन मीन्स सिर्फ आप रियलिटी के इंट्यूशन ही करते हो, यानी कि आपको ट्रस्ट है अपनी डेस्टिनी पे कि जो भी होगा ऐसे होगा. या फिर सेंसिंग,
सेंसिंग मीन्स आप खुद महसूस करते हो चीज़ों को कि आप कैसे करना चाहते हो, खुद अपने दिमाग से, अपने सेंसरी ऑर्गन से अपने उस चीज़ को करना चाहते हो। और इंट्यूशन उसका बिल्कुल ऑपोजिट, कि आप सब कुछ डेस्टिनी पे छोड़ देते हो, क्योंकि जो होगा वैसी होगा। तो आप अपने आप को कौन सी पर्सनालिटी में डाल सकते हैं, कौन से इंडिकेटर में अपने आप को देखते हैं, आप उसमें से जान सकते हैं। थिंकिंग वर्सेस फीलिंग, आप सोच कर डिसीजंस लेते हैं या फिर डिसीजन होने के बाद उस पर सोचते हैं, यानी कि थिंकिंग एज अ प्राइम मूवर इन डिसीजन मेकिंग या फिर फीलिंग एज अ प्राइम मूवर इन डिसीजन मेकिंग। यानी मैं ये बोल सकती हूँ कि थिंकिंग मीन्स आप ब्रेन से सोचकर अपने, कोई भी आपके पास डिसीजन मेकिंग का काम आता है, आप किसी भी चीज़ पे आपको डिसीजन लेना होता है, तो आप अपने दिमाग से सोचते हैं या दिल से सोचते हैं, फीलिंग्स को ज़्यादा हावी करते हैं अपने ऊपर या अपनी थिंकिंग को ज़्यादा हावी रखते हैं। परसीविंग वर्सेस जजिंग, परसीविंग वर्सेस जजिंग में अगर हम देखें तो आप किस तरह से परसीव करते हैं इवेंट्स को, और जजिंग मीन्स वो जब काम हो जाता है और फिर आप उसे जज करते हैं, फिर आप उस पर अपनी जजमेंट्स देते हैं, दैट्स जजिंग। डिजायर टू परसीव इवेंट्स वर्सेस डिजायर टू हैव थिंग्स डन, सो जजमेंट्स कैन बी मेड। तो आप ये इंतजार करते हैं कि पहले ये चीज़ हो जाए फिर मैं उस पर जजमेंट दूंगा। तो आप अपने आप को इनमें से कौन सी कैटेगरी में पर्सनालिटी की डेवलप देखते हैं, तो इन सब चीज़ों से आप अपनी पर्सनालिटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी पर्सनालिटी या किसी और की पर्सनालिटी के बारे में भी आप ये हमें इंडिकेटर्स हैं जो हमें उनकी पर्सनालिटी के बारे में जानकारी दे सकते हैं। अब कुछ बातें मैं इंडिकेटर्स के बारे में थोड़ी और समझाना चाहूँगी। एवरी इंडिविजुअल हैज़ अ प्राइमरी मोड ऑफ ऑपरेशन विद इन 4 कैटेगरीज। ये 4 चीज़ें हैं जो प्राइमरी मोड में रहती हैं आपके। आर फ्लो ऑफ एनर्जी, जो हमें ये सिखाते हैं कि हम इंडिकेटर्स क्या हैं, पर्सनालिटी को क्या क्या चीज़ें इंडिकेट करती हैं, यानी कि हमारी एनर्जी, हाउ वी टेक इन इंफॉर्मेशन, हम कोई भी इंफॉर्मेशन को कैसे परसीव करते हैं, हाउ वी प्रेफर टू मेक डिसीजन, हम किस चीज़ पे ज़्यादा प्रेफर करते हैं, एंड हमारा बेसिक डे टू डे लाइफ स्टाइल, यानी कि अगर हमारे पास कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आ जाती है तो हम बहुत नर्वस हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा टेंस हो जाते हैं, या फिर हम उसे बहुत काम लेवल पर, रिलैक्स लेवल पर सोचते हैं। तो हाउ वी प्रेफर टू मेक डिसीजंस, और अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन दी जाती है आप उसे कैसे लेते हो, हाउ यू टेक इन इन्फॉर्मेशन, और बेसिक डे टू डे लाइफस्टाइल आप कैसा पसंद करते हो, कैसा प्रेफर करते हो, बहुत मॉडर्न लाइफस्टाइल, ये सब चीज़ें हैं जो हमें ये समझाएंगे कि आप कैसी पर्सनालिटी आप रखते हैं, कैसी पर्सनालिटी पोजेस करते हैं। तो ये सब इंडिकेटर्स हैं पर्सनालिटी के। कुछ डेफिनेशंस जो अलग अलग हमारे पर्सनालिटीज़ ने दी हैं, ग्रेट पर्सनालिटीज़ ने, उनके बारे में हम स्टडी करते हैं। फर्स्ट इज जेपी गिलफोर्ड, जिन्होंने ये डेफिनेशन दी है पर्सनालिटी के लिए। एंड इंडिविजुअल्स पर्सनालिटी देन इज हिज यूनिक पैटर्न ऑफ ट्रेट्स, यानी कि जैसा मैंने आपको समझाया कि उसके अंदर हमेशा यूनिक पैटर्न होगा, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि उसके सारे पैटर्न, जो भी उसकी ट्रेट्स हैं, जो भी उसकी पर्सनालिटी है, मान लीजिए एक इंसान बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है, उसके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, कोई भी उसकी पर्सनालिटी के ट्रेट्स हैं, या बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता है, ऐसा नहीं हो सकता कि आपके अंदर जितने भी ट्रेट्स हैं वो सब दूसरे की पर्सनालिटी से मैच करते होंगे। सिमिलर ज़रूर हो सकते हैं, सिमिलैरिटी ज़रूर हो सकती है, आप फ्रेंडली हैं, कोई और फ्रेंडली हो, आप आउट गोइंग पर्सनैलिटी रखते हैं, वो भी आउट गोइंग पर्सनैलिटी हो, आपकी चेयरफुल पर्सनालिटी है, एंथुजियास्टिक रहते हैं आप, कोई भी तरह की, या कोई वीकनेस हो आपकी पर्सनालिटी में वो भी शेयर हो सकती है किसी और द्वारा, बट ऐसा नहीं है कि फुली आप एक दूसरे को रिजेंबल सेम हो एक दूसरे में। हमेशा एक इंसान यूनिक होता है अपने पैटर्न ऑफ ट्रेट्स में। ट्रेट्स हम कह सकते हैं कि जो एक इंडिविजुअल के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, एक डिस्टिंग्विशर रिलेटिवली एंड्योरिंग वे इन विच वन इंडिविजुअल डिफर्स फ्रॉम अनदर, इसी के थ्रू हम ये पहचान पाते हैं कि ये आदमी दूसरे इंसान से अलग है। तो ये डिस्टिंग्विशेबल फीचर्स, that's called trait. Next is given by Mackinnon. This is the definition given by him. Personality refers to factors inside people that explains their behavior. यानी कि पर्सनालिटी हमारी क्या चीज़ होती है, वो फैक्टर्स हैं हमारे अंदर जो हमारे बिहेवियर को एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि मैंने आपको समझाया, अगर हम बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं या बहुत ज़्यादा ब्राइट चीज़ों को देखते हैं हमेशा, तो हमारी ऑप्टिमिस्टिक पर्सनालिटी, या हम हर चीज़ों में नेगेटिव थॉट रखते हैं, नेगेटिव एटीट्यूड कैरी करते हैं, हमेशा हर जगह हम अपनी बुरी सोच को सामने ले आते हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट सामने ले आते हैं, तो हमारी बहुत ही पेसिमिस्टिक पर्सनालिटी है। तो हमारा ये बिहेवियर शो करती है, हम मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस में हमेशा पेसिमिज्म ही लाएंगे, यानी हम मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस में हमेशा नेगेटिव एटीट्यूड कैरी करेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि उस इंसान की पर्सनालिटी बहुत ही पेसिमिस्टिक पर्सनालिटी है।
sum total of typical ways of acting, thinking and feeling that makes a person unique. तो सब चीज़ों का मिला जुला कर अगर जैसा वो सोचता है, जैसा एक्ट करता है, जैसा फील करता है, ये सब चीज़ों को मिला जुला कर ही हम एक पर्सनालिटी को दूसरी पर्सनालिटी से कंपैरिजन करते हैं और ये जानते हैं कि ये एक पर्सनालिटी हमेशा दूसरी पर्सनालिटी से यूनिक ही रहेगी. तो हम सिर्फ एक ही चीज़ को नहीं सोच सकते कि ये सोचता कैसे है इंसान. हो सकता है घर में रहने वाले दो भाइयों का या दो बहन भाइयों का आपस में थिंकिंग लेवल सेम हो क्योंकि वो एक ही जगह पले बड़े हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उनकी सारे ये एक्टिंग कैसे करते हैं, वो थिंकिंग कैसे करते हैं और फील कैसे करते हैं ये भी सब सेम हो. ऐसा नहीं हो सकता. अगर हमने किसी की कंप्लीट पर्सनालिटी को जानना है तो हमें इन सब चीज़ों को देखना पड़ेगा. हम तभी उसकी कंप्लीट पर्सनालिटी को सामने ला पाएंगे, उसके बिहेवियर को समझ पाएंगे. दिस इज अनदर डेफिनेशन. आर enduring patterns of perceiving, relating to and thinking about the environment and oneself that are exhibited in a wide range of social and personal context. So आप सोशल या पर्सनल कॉन्टेक्स्ट में वाइड रेंज में आप किस तरह बिहेव करते हैं अलग अलग इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट में या पर्सनली आप अपने घर में या अपने फ्रेंड्स के साथ, मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस में, मोस्ट ऑफ द इन्वायरमेंट में आप चीज़ों को कैसे परसीव करते हैं. कोई भी इंफॉर्मेशन आपको दी जाती है तो आप उसे कैसे इंटरप्रेट करते हैं, कैसे एनालाइज करते हैं, कैसे अंडरस्टैंड करते हैं और उस चीज़ पे कैसे फील करते हैं, कैसा सोचते हैं. ये सब चीज़ें मिला जुला कर ही हम पर्सनालिटी को समझ सकते हैं. So we can say stable set of internal characteristics and tendencies that determines the behavior of people. This is another definition by R.B. Cattle. The personality of an individual is that which enables us to predict what he will do in a given situation. अगर हम उस इंसान की पर्सनालिटी समझ जाएं तो हम ये समझ जाते हैं कि इंसान ऐसी सिचुएशन में कैसा बिहेव करेगा. मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है जो हमेशा बहुत ही नेगेटिव सोचता है, तो आप ये समझ जाएंगे अगर मैं उसको ये सिचुएशन बोलूँ तो वो हमेशा नेगेटिव वे में ही रिएक्ट करेगा. या एक आपका कोई फ्रेंड है जो बहुत ज़्यादा जल्दी से नर्वस हो जाता है, डर जाता है, तो आप हमें ये सोच लेंगे अगर मैंने उसे बताया कि अर्थक्वेक आ गया है, कोई भी इस तरह की सिचुएशन दी, तो वो बहुत बुरी तरह से नर्वस हो जाएगा, बहुत स्ट्रेस्ड हो जाएगा. और कुछ लोग होते हैं कि वहीं बहुत काम वे में, रिलैक्स वे में बिहेव करते हैं हर सिचुएशन में. तो हम ये समझ जाते हैं कि अगर हम ये सिचुएशन बताएं या ये बात उन्हें पता चलेगी तो वो किस तरह से बिहेव करेंगे. हम थोड़ा प्रिडिक्शन कर लेते हैं कि वो इस गिवन सिचुएशंस में किस तरह उनकी पर्सनालिटी, अपने आप कैसे वो फील करेंगे, कैसे वो थिंक करेंगे, कैसे एक्ट करेंगे सिचुएशंस को लेकर. ये तीन चीज़ें हैं जो हमें कंसिडर करनी चाहिए जब हम पर्सनालिटी को डिफाइन कर रहे हैं कि हर एक इंसान आपस में अलग है और हर एक इंसान अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग तरीके से बिहेव करता है. जैसा कि मैंने कहा कि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक इंसान हमेशा एक ही तरीके से बिहेव कर दे. ऑल्दो नो वन इज एंटायरली कंसिस्टेंट इन हिज बिहेवियर across situations lies at the core of the quality of consistency across situations lies at the core of concept of personality. या मैं आपको ये समझा सकती हूँ कि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक इंसान हर चीज़ में एक जैसा ही बिहेव करे, पर मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस में वो जैसा कॉमनैलिटी आती है उसके बिहेवियर में, उसी को हम उसकी पर्सनालिटी मानते हैं. क्योंकि हो सकता है कि उस चीज़ का कॉज कोई और हो. अगर हम ये देखें कि एक इंसान हमेशा स्ट्रेस हो जाता है या एक इंसान हमेशा बहुत जल्दी परेशान हो जाता है, नर्वस हो जाता है सिचुएशंस को लेकर, तो हो सकता है उसका कॉज ही ऐसा हो कि वो इतनी जल्दी नर्वस हो गया. हम ओवरऑल उसकी पर्सनालिटी देखते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सिचुएशंस में कैसे बिहेव करता है. ये नहीं कि अगर एक सिचुएशन में वो नर्वस हो गया तो हम उसकी पर्सनालिटी मान लेंगे. हो सकता है उसका कॉज ही ऐसा हो कि उस टाइम वो नर्वस हो जाए. इसी तरह तरीके से हम ये कह सकते हैं कि कोई भी इंसान हर जगह पे मोस्ट ऑफ द इनकंसिस्टेंट बिहेवियर रहता है उसका, बट कंसिडरेबल कॉमनैलिटी रहती है ह्यूमन बिहेवियर में, वही हम उसकी पर्सनालिटी मानते हैं. पर्सनालिटी में हम क्या क्या चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं? इमोशनल रिस्पॉन्सेज, सोशल बिहेवियर, इमोशनल थॉट्स एंड बिहेवियर, मोटिवेशंस, वैल्यूज़ एंड इंटरेस्ट. ये सब चीज़ों को हम अगर देखें ध्यान से तो तभी हम उस पर्सनालिटी को समझ पाएंगे. अगर हम एक ही चीज़ को सोच लें कि वो इमोशनली कैसे रिस्पॉन्स देता है या उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में है या वो इमोशनली कैसा उसका बिहेवियर रहता है या उसका सोशल बिहेवियर, हम कभी एक चीज़ को ध्यान में रखकर उसकी पर्सनालिटी डिफाइन नहीं कर सकते. हमें इन सब चीज़ों को एज अ होल सम टोटल देखना होगा, तभी एक इंसान की पर्सनालिटी समझ में आ सकती है. मेथड्स ऑफ मेजरिंग पर्सनालिटी. तो अगर हमें किसी की पर्सनालिटी के बारे में जानना हो,
अगर आप भी ये सब चीज़ें सुनने के बाद आप ये सोच रहे होंगे कि अगर हमें किसी पर्सनालिटी के बारे में जानना हो तो हम कैसे कैसे जान सकते हैं, कोई इसका वे होता होगा, शायद कोई मेथड होता होगा। यस, पेपर एंड पेंसिल टेस्ट होता है एक, क्वेश्चन के थ्रू आप उनसे अलग अलग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि अगर आप अर्थक्वेक के बारे में सुने तो आप कैसे बिहेव करेंगे, या आपको एकदम से सडन कोई सरप्राइज गिफ्ट दे तो आप कैसा बिहेव करेंगे। तो इस टाइप के अलग अलग क्वेश्चन आप क्वेश्चंस प्रिपेयर कर सकते हैं, जिसमें आप अलग अलग का सिचुएशंस उनको दे सकते हैं, सिचुएशनल एक्सरसाइजेस दे सकते हैं, जिसमें आप उनका रिस्पॉन्स जान सकते हैं और ये जान सकते हैं कि वो कैसे बिहेव करेंगे। इससे आपको उनकी अंदाज़ा हो जाएगा पर्सनालिटी का। तो वो नेचुरल उनकी ऑब्जर्वेशंस कैसी रहती हैं, अगर वो एक कहीं जा रहे हैं तो वो ये देखते हैं आसपास का, नेचुरल ऑब्जर्व करते हैं, कुछ ऑब्जर्विंग है या नहीं है। आप ऑल ऑफ अ सडन से ये पूछ सकते हैं कि आप कौन से फ्लोर पर बैठे हैं एट दिस टाइम, ताकि हम ये जान सकें कि उनकी ऑब्जर्वेशंस कैसी हैं। इस तरीके से हम किसी की पर्सनालिटी को अच्छे से जान पाएंगे। नाउ वैल्यू ऑफ पर्सनालिटी क्वेश्चनियर्स। अगर हम इन क्वेश्चनियर्स जो मैं आपको समझा रही थी कि आप इस टाइप के क्वेश्चनियर्स क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि आप कहाँ पर कौन से फ्लोर पर बैठे हैं, या कोई और तरीके के इस टाइप के क्वेश्चंस की अगर अर्थक्वेक आ गया तो आप कैसे बिहेव करेंगे, या पर्टिकुलरली आपको कोई सरप्राइज गिफ्ट मिल गया, या आपको अपना पुराना कोई फ्रेंड मिल गया ऑल ऑफ अ सडन, तो आप कैसे बिहेव करेंगे। तो इनका क्या, आपको क्या लगता है इनकी क्या वैल्यू है। आप एक सेल्फ इंसाइट अपने आप के ऊपर भी आप ये टेस्ट कर सकते हैं। तो इससे आपको ये पता चलेगा कि आपके खुद के अंदर का सेल्फ पता चलेगा कि आप कैसे इंसान हैं, आपकी खुद की पर्सनालिटी के बारे में आप जान पाएंगे। और पॉइंट ऑफ डिस्कशन कि आपकी क्या वीकनेसेस हैं, क्या आपके स्ट्रेंथ हैं, उनको आप अच्छे से स्टडी कर पाएंगे, ताकि जो आपके वीकनेसेस हैं उनको आप अपने बेटर में डेवलप कर सकें, उन्हें अपनी स्ट्रेंथ बना सकें। लेकिन कुछ इनके एडवांटेजेस के साथ साथ इनके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। हो सकता है कि आपने जिसका टेस्ट लिया तो वो सिर्फ सोशली अपने आप को डिज़ायरेबल दिखाने के लिए, यानी कि मैं क्या अच्छा इंसान हूँ, उन आंसर्स को गलत भी दे सकता है। मान लीजिए अगर आपने एक इंसान से पूछा कि अर्थक्वेक आने पर आप कैसा बिहेव करते हैं, तो वो कहेगा कि आई एम वेरी काम, या मैं बहुत रिलैक्स में बिहेव करूँगा, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि मैं एक नॉर्मल तरीके से बिहेव करता हूँ। वो मतलब फेक कर सकते हैं गुड का या बैड का, तो ज़रूरी नहीं है कि वो सचमुच में भी वैसा बिहेव करेंगे। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस रहती हैं, क्योंकि हम इसमें फेक भी किया जा सकता है। और कभी कभी लोग रैंडम रिस्पॉन्ड कर देते हैं, यानी कि जो मन में आया वो ही बोल देते हैं, सोचते नहीं है कि वाकई में ऐसा ही करेंगे या नहीं करेंगे इस सिचुएशन में। तो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ पर्सनैलिटी टेस्ट। नाउ वन मोर टेस्ट इज देयर, जिससे आप अपनी पर्सनालिटी को और अच्छे से जान पाएंगे। दिस इज कॉल्ड स्वॉट एनालिसिस। सीक्रेट टू चेंज लाइज इन अवेयरनेस। अगर आप अपने आप को चेंज करना भी चाहते हैं, यानी कि अपने आप के अंदर जो थ्रेट्स हैं या वीकनेसेस हैं उनको आप चेंज करना भी चाहते हैं, तो पहले तो आपको उनके लिए अवेयर होना पड़ेगा। सबसे पहले ही इंपॉर्टेंट बात यही है कि सीक्रेट टू चेंज, अगर आप चेंज होना चाहते हैं तो इट लाइज इन अवेयरनेस। आप अगर अवेयर ही नहीं है तो आप उसको कैसे चेंज कर पाएंगे। अवेयरनेस ऑफ वंस पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब कि अगर आप अपने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को जानना बहुत ज़रूरी है, स्ट्रेंथ हो, वीकनेसेस हो, आपकी पोटेंशियल हो गई, इंटरेस्ट, वैल्यूज़, पर्सपेक्टिव्स, ये सब चीज़ों को जानना ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तभी अगर आपके अंदर इनमें से कुछ भी प्रॉब्लम, मान लीजिए कोई वीकनेस है, कोई आपका पर्सपेक्टिव रॉन्ग है किसी चीज़ को लेकर, तो आप उसे तभी चेंज कर पाएंगे। इट इज़ वेरी आर्डियस टास्क एंड रिक्वायर्स कंसिस्टेंट एंड कॉन्टिन्यूस एफर्ट। तो ये जो सॉर्ट है, ये एक ऐसा टास्क है, या पर्सनालिटी को जानना एक ऐसा टास्क है, अवेयर होना इसके लिए बहुत ही कंटिन्यूस एफर्ट्स चाहिए, इसको लेकर कंसिस्टेंट एफर्ट चाहिए। स्वॉट एनालिसिस की अगर मैं डिस्क्रिप्शन दूं अगर आपको, तो स्वॉट एनालिसिस जनरेट्स इंफॉर्मेशन दैट इज हेल्पफुल इन मैचिंग एन ऑर्गेनाइजेशन or groups goal programs and capacities to the social environment in which they operate। इस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन या ग्रुप, कोई भी प्रोग्राम, एक आपने ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोगों को अच्छे से जान पाएंगे, उनकी पर्सनालिटी को अच्छे से जान पाएंगे, और इससे ये होगा कि वो जहाँ जहाँ पे भी उनकी वीकनेस है, या उन्हें पकड़कर, उन्हें अवेयर होकर उन वीकनेसेस को उनके स्ट्रेंथ में डेवलप करेंगे, और ये सोचेंगे कि वो वीकनेसेस कहीं उनके ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रॉब्लम ना बने, और उसे वो कैसे ठीक तरीके से डेवलप कर सकते हैं, कॉन्टिन्यूस एफर्ट से उसमें वो कैसे चेंज कर सकते हैं इनटू देयर स्ट्रेंथ।
इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विद स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। तो हम ये मान सकते हैं कि एक इंस्ट्रूमेंट रहता है जो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग जिसके अंदर चलती है, यानी कि आप प्लान करते हैं सब कुछ एक इंसान से, पूरा टेस्ट लेने के बाद, ये सब एनालिसिस करने के बाद आप उनकी वीकनेसेस को प्लान कर सकते हैं कि किस तरह के आप चेंज कर सकते हैं, स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं कि उनकी पर्टिकुलर थ्रेट्स या उनकी वीकनेसेस को आप किस तरह से उनके पोटेंशियल एंड वैल्यूज़ में बना सकते हैं। When combined with dialogue, it is a participatory process। और ऐसा नहीं है कि स्पॉट एक पर्टिकुलरली आप टेस्ट की तरह लें या क्वेश्चन का पूरा उनको दे दें ताकि वो डर ही जाए। नो, आप नॉर्मल डायलॉग फॉर्म में भी उनसे ये पूछ सकते हैं, ये क्वेश्चन कर सकते हैं ताकि एक पार्टिसिपेटरी प्रोसेस बन जाए और इजीली वो फ्री होकर ओपनली फ्रेंडली वे में आपको सारे अपने आंसर्स क्लियर वे में समझा सके, ताकि किसी भी तरह की कोई डिसएडवांटेजेस बीच में प्रॉब्लमेटिक ना हो। सो दिस इज सॉर्ट। सॉर्ट में आप देख सकते हैं स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स। स्ट्रेंथ और वीकनेस को हम इंटरनल फैक्टर्स देखते हैं, जिसे हम ये कह सकते हैं कि इंटरनल फैक्टर्स वो होते हैं जो हमारे कंट्रोल में होते हैं, और ओ टी यानी अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स को देखें तो ये एक्सटर्नल कैटेगरी में आते हैं और ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। अब मैं इसे और अच्छी तरह आपको समझाती हूँ। स्ट्रेंथ वो चीज़ है, पॉजिटिव, टैंजिबल एंड इनटैंजिबल एट्रीब्यूट्स इंटरनल टू एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इंटरनली ये ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, दे आर विद इन द ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में होता है कि वो अपनी टैंजिबल मीन्स जो आपके जिन्हें आप टच कर सकते हैं, इनटैंजिबल मीन्स जिन्हें आप टच नहीं कर सकते, यानी कोई भी एट्रीब्यूट्स हो। पॉजिटिव पॉइंट्स, आपके पॉजिटिव पॉइंट्स जो हैं जो आप अपने कंट्रोल में लेकर उन्हें कैसे डेवलप करना है आप ये सोच सकते हैं, अपनी स्ट्रेंथ्स को और कैसे डेवलप कर सकते हैं, ये आपके हाथों में होता है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन के हाथों में रहेगा कि ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही है, इंटरनल है कि उन्हें अपनी स्ट्रेंथ कैसे डेवलप करनी है। मान लीजिए अगर कोई कोका कोला किसी का, तो वो पर्टिकुलरली कौन से ऐसे फीचर्स लाएं, कौन सी चीज़ों को अपनी स्ट्रेंथ बनाएं ताकि लोग उनकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हों। वीकनेसेस मतलब क्या क्या प्रॉब्लम्स रहती हैं उनके साथ, फैक्टर्स दैट आर विद इन, ये फैक्टर भी ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में होता है, लेकिन और ये इंटरनल कैटेगरी में ही होता है, बट इट डिट्रैक्ट्स फ्रॉम इट्स एबिलिटी टू अटेन द कोर गोल। ये हमारी कुछ वीकनेस रहती है, यानी हमारी पर्सनालिटी में ऐसी चीज़ें, मान लीजिए अगर एक पर्सनालिटी है जो कम्युनिकेशन स्किल्स में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से उनकी पर्सनालिटी में कम्युनिकेशन स्किल्स वो बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, पर फिर ये उनका स्ट्रेंथ हो गया, और वहीं वो अगर इन कम्युनिकेशन स्किल्स को सही तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाते, मान लीजिए अगर वो 50-60 पीपल का ग्रुप पीपल को एड्रेस नहीं कर पाते, उनके सामने वो ठीक से बोल नहीं पाते, तो वहाँ पे वो उनकी वीकनेस हो गई। यानी उनके अंदर कम्युनिकेशन स्किल तो है, टैलेंट तो है, स्ट्रेंथ तो है, बट वो उनकी एक वीकनेस के तौर पर आ गई, क्योंकि वो 50-60 पीपल या ज़्यादा लार्ज ग्रुप को एड्रेस नहीं कर पाते। और इसी के लिए वो ऑर्गेनाइजेशन वीकनेसेस इसीलिए जाना चाहती है ताकि वो इन एरियाज पे उस पर्सनालिटी की इम्प्रूव करा सके, कोई ऐसे स्ट्रैटेजीज बना सके कि ताकि ये जो वीकनेसेस हैं उनकी इम्प्रूव हो जाए। नेक्स्ट इज अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटीज मीन्स आपके पास जो गुड अपॉर्चुनिटीज आती हैं, ये आप जानने के लिए ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये एक्सटर्नल है, मतलब आपको बाहर से एनवायरनमेंट से आपको क्या क्या अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, ये आपके करियर कॉन्टेक्स्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मान लीजिए एग्जाम्पल लीजिए करियर कॉन्टेक्स्ट का, यू कैन कंसिडर एजुकेशन, ट्रेनिंग, जॉब मार्केट, नेटवर्किंग, कॉन्टैक्ट्स, ये सब आपकी अपॉर्चुनिटीज में आएंगे। This part of the analysis you to identify areas that may present possibilities and prospects for you। तो ये अगर आप जान लेते हैं अपनी पर्सनालिटी में अपॉर्चुनिटीज़, तो आपके लिए बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ और प्रॉस्पेक्ट्स खुल जाते हैं। वहीं थ्रेट्स हैं, यानी कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, कोका कोला की मैं बात कर रही थी कि दूसरी कंपनीज, मान लीजिए थम्स अप है या कोक है, वो किस किस तरीके से अपने आप को बेटर प्रूव कर रही है या कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज यूज़ कर रही है, वो आपके लिए एक थ्रेट बन जाता है। कि या फिर हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं एंगर मैनेजमेंट का, कि अगर आपके अंदर बहुत गुस्सा है, बहुत जल्दी आप पेशेंस खो देते हैं, तो वो आपका एक थ्रेट बन गया। वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक्सटर्नल फैक्टर हो जाएगा, एक्सटर्नल फैक्टर बियॉन्ड एन ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल विच कुड प्लेस ऑर्गेनाइजेशन मिशन ऑन रिस्क।
तो इन चीज़ों की वजह से ऑर्गेनाइजेशन का मिशन रिस्क पे आ सकता है. ऑर्गेनाइजेशन में बेनिफिट बाय हैविंग कंटिजेंसी प्लान्स टू एड्रेस देम शुड दे अकर. तो उसके लिए वो प्लान्स बनाते हैं, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करते हैं ताकि वो जो थ्रेट्स हैं उनको वो अपॉर्चुनिटीज़ में बदल सकें. और क्लासीफाई देम बाय देयर सीरियसनेस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस. और उसमें वो देखते हैं वो कितना सीरियस है थ्रेट उनके लिए और कितनी बारी होता है. मान लीजिए अगर सामने वाली कंपनी या जो उनकी राइवल कंपनी है वो बार बार अपनी ऐड दे रही है और बार बार नई नई इनोवेटिव आइडियाज़ निकाल रही है, तो वो देखते हैं कि वो कितनी प्रोबेबिलिटी हो रही है उनकी होने की और इनके लिए ये थ्रेट कितना हाई रहेगा या लो रहेगा. इन सब चीज़ों को वो अलग अलग लेवल पे क्लासीफाई करते हैं कि इस चीज़ को सीरियस लेने की ज़रूरत है या नहीं है और वो कितनी बार प्रोबेबिलिटी क्या है उनकी अकरेंस होने की, उस थ्रेट को वो अलग अलग लेवल्स पे क्लासीफाई करते हैं. अब जैसे आप देख सकते हैं अपनी स्लाइड में कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस, अगर उसकी बहुत हाई प्रोबेबिलिटी अकरेंस मतलब बार बार वो चीज़ हो रही है लेकिन उसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा नहीं है, लो है, तो आपको ज़्यादा मिनिमम रिसोर्सेज हैं क्योंकि आपके पास ज़्यादा इसके लिए आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है. बट अगर उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है अकरेंस की और उसका इम्पैक्ट भी बहुत दिखाई दे रहा है लोगों के ऊपर, और मान लीजिए आपकी अगर ऑर्गेनाइजेशन में एक इंसान का वो बार बार वो चीज़ कर रही है, बार बार एंगर शो कर रहा है अपना, जिस वजह से बार बार प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उसका इम्पैक्ट भी बढ़ता जा रहा है. तो उसके लिए आपको प्लान करना बहुत ज़रूरी है. और अगर मान लीजिए कि वो प्रोबेबिलिटी भी उसकी बहुत लो है और उसका इम्पैक्ट भी ज़्यादा दिखाई दे रहा है, जो आप भूल सकते हो, उस पर ज़्यादा आपको स्ट्रेस देने की ज़रूरत नहीं है. और अगर उसकी प्रोबेबिलिटी लो है फिर भी वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट उसका हाई आ रहा है, सीरियसनेस काफ़ी है, तो आपको उसके लिए प्लान डेवलप करने की ज़रूरत है, वो भी फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंगली. मान लीजिए अगर एंगर मैनेजमेंट कर लें कि वो कभी कभी दिखाता है वो एंगर, लेकिन जब वो दिखाता है तो उसका इम्पैक्ट बहुत ख़राब रहता है, यानी पूरी ऑर्गेनाइजेशन पे वो बहुत प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन आ जाती है. तो उसको आपको एक प्लान बनाकर, वो भी फ्लेक्सिबल प्लान बनाकर उसको मेंटेन करने की ज़रूरत है. क्रिएट अ प्लान ऑफ एक्शन. आपको क्या स्टेप्स लेने चाहिए, व्हाट स्टेप्स कैन यू टेक टू, आपको ये आपका प्लान ऑफ एक्शन रहेगा. स्वॉट एनालिसिस समझने के बाद आपको ये चीज़ें ज़रूर करनी चाहिए. अपनी स्ट्रेंथ पे ध्यान दें और उनको ज़्यादा कैपिटलाइज करें. ओवरकम कर लीजिए अपनी वीकनेसेस, सब जितनी हो सकती है उनको मिनिमाइज करने की कोशिश करिए. और जितनी भी एडवांटेजेस आपको मिल रही, अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, उनको एडवांटेज लें, उनका फ़ायदा उठाएं एंड रिस्पॉन्ड टू द थ्रेट्स. और अगर आपके पास कोई भी थ्रेट है किसी भी तरह का, तो उन्हें कैसे डील करना है, तो वो मैंने आपको पिछली स्लाइड में समझाया. अगर ज़्यादा सीरियस है तो आपको उसके बारे में सोचने की ज़रूरत है, उसको अलग अलग स्ट्रैटेजिक प्लानिंग से उसको कैसे ओवरकम करना है उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करने की बहुत ज़रूरत है. तो जैसे आप किसी और प्लान के लिए अगर कोई भी प्लानिंग करने लगते हैं, उसके लिए गोल्स ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, तो इस प्लान के लिए भी आपको गोल्स और ऑब्जेक्टिव सेट करने की ज़रूरत है ताकि आप अपने आप को बेटर पर्सनालिटी प्रूव कर सकें. These are the major benefits of SWOT analysis. सिंप्लिसिटी, बहुत सिंपल है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि समझने में मुश्किल रहेगी. फ्लेक्सिबल है, किसी भी टाइप से आप इनको अलग अलग लेवल्स पे, डिपार्टमेंट्स में, हर जगह पे फ्लेक्सिबिलिटी में अकॉर्डिंगली आप इसको कर सकते हैं. इंटीग्रेशन और कोलैबोरेशन है, यानी कि आप मिक्स करके अलग अलग फैक्टर्स को, इंटरनल एक्सटर्नल सब फैक्टर्स को मिक्स करके आप इनको स्टडी कर सकते हैं. और कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं आती, बहुत लोअर कॉस्ट है. सो दीज आर द SWOT एनालिसिस, यानी बहुत ही इनके गुड बेनिफिट्स हैं, तो आपको ये ज़रूर अपनाना चाहिए क्योंकि इनके काफ़ी बेनिफिट्स रहेंगे अगर आप अपनी अगर इनको ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ किया जाए तो. फॉर अ प्रोडक्टिव SWOT एनालिसिस, अगर आपको प्रोडक्टिव मतलब इसका अच्छा रिजल्ट चाहिए तो ये चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है. एक तो आप फोकस्ड रहें, यानी कि बी स्पेसिफिक. अगर आप पर्टिकुलरली उस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करते हैं उनका स्पेसिफिक आंसर्स दें. और ग्रे एरियाज यानी नेगेटिव पॉइंट्स को अवॉइड करें. और अपना SWOT एनालिसिस बहुत ही शॉर्ट एंड सिंपल रखें, कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा ना आने दें, ना ही ओवर एनालिसिस करें. इससे क्या होगा कि वो समझने में बहुत मुश्किल होगी, बहुत ही सोफेस्टिकेटेड हो जाएगा SWOT एनालिसिस. और कोलैबोरेटेड विद अदर फंक्शनल एरियाज, यानी कि सारे जितने भी फंक्शनल एरियाज हैं ऑर्गेनाइजेशन में, HR डिपार्टमेंट, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उन सबके साथ कोलैबोरेट करके आप SWOT एनालिसिस कर सकते हैं. क्योंकि आप एक चीज़ को लेकर, एक सिचुएशन को लेकर किसी की पर्सनैलिटी जज नहीं कर सकते.
सब चीज़ों को ही आपको ध्यान में रखना होगा, सब चीज़ों को स्टडी करके ही उस इंसान की ओवरऑल पर्सनैलिटी आप जान सकते हैं। और आपको कस्टमर के साथ स्टेक होल्डर्स के पर्सपेक्टिव भी जानने ज़रूरी हैं, और कॉजेज़ जानिए ना कि कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर हम ये देख रहे हैं कि वो इंसान नर्वस हो गया, तो हम ये नहीं देखना कि वो नर्वस है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं देखनी, बल्कि कॉज देखना है कि वो कब हुआ नर्वस। ज़रूरी नहीं है कि वो नेक्स्ट टाइम भी नर्वस होगा, या हो सकता है वो सिचुएशन ही ऐसी हो जिस वजह से वो उस टाइम नर्वस हो गया। तो नेक्स्ट इज सेपरेट इंटरनल इश्यूज फ्रॉम एक्सटर्नल इश्यूज। लेकिन इनका जो रिजल्ट आ रहा है आप उनको अलग अलग सेपरेट रखिए, इंटरनल इश्यूज को सेपरेट रखिए, एक्सटर्नल इश्यूज को सेपरेट रखिए। So you need to stay focused. It can be a mistake to complete just one generic SWOT analysis for the entire organization. वही जो जैसा मैंने आपको पिछली स्लाइड्स में समझाया कि अगर एक ही एनालिसिस कर लेते हैं पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो ये मिस्टेक रहेगी, क्योंकि हर एक सिचुएशन डिफरेंट है, हर एक कॉज अलग है। तो अगर हम सब कॉजेज और इन सिचुएशंस को मिक्स करके एक ही एनालिसिस कर दें तो वो शायद रॉन्ग हो जाएगा और सही करेक्ट एनालिसिस नहीं आ पाएगा। When we say SWOT analysis, this is for especially for British and American spellings. SWOT analysis ही होता है। The first analysis is for British and second one is for American. लुक फॉर कॉजेज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जैसा मैंने कहा कि कॉजेज पे ध्यान दें कि वो किस वजह से हुआ, ना कि कैरेक्टरिस्टिक्स पे। Causes for each issue in SWOT analysis can be found in the organization and competitors resource. तो हम उनके causes जान सकते हैं कि आखिर उस इंसान ने वैसा बिहेव क्यों किया, उसकी पर्सनालिटी, अगर वो फ्रेंडली बिहेव कर रहा है या ऑप्टिमिस्टिक है या पेसिमिस्टिक है या बहुत शाय है, ओपन है, फ्रेंडली है, कैसा भी है, वो कैसा क्यों बिहेव कर रहा है, उसका कॉज क्या है उसके पीछे, मतलब कौन सी सिचुएशन थी कि जब उसने ऐसा ऐसा बिहेव किया, हमें कॉज जानना ज़रूरी है। ये सब चीज़ों का रिसोर्सेज का वो यूज़ कर सकते हैं आप। मान लीजिए फाइनेंशियल, लीगल, रिलेशनल, ह्यूमन, रेपुटेशन, ये सब अलग अलग रिसोर्सेज हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, और इन सब रिसोर्सेज को यूज़ करके आप कॉजेज़ को साथ में कोलैबोरेट करके आप पर्सनालिटी को जान सकते हैं। दिस इज SWOT मैट्रिक्स, जिसमें आप देख सकते हैं कि आप अपनी स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटीज़ आपकी साथ साथ चलेंगी, और आप अपनी वीकनेसेस को कन्वर्ट कर सकते हैं स्ट्रेंथ्स में अगर आप चाहें तो, और थ्रेट्स को कन्वर्ट कर सकते हैं अपनी अपॉर्चुनिटीज़ में। और हमें वीकनेसेस और थ्रेट्स को जितना हो सके मिनिमाइज करना चाहिए, उनको जितना हो सके अवॉइड करना चाहिए, और जितनी जल्दी हो सके हम अपनी उन वीकनेसेस को, अगर एंगर है तो हम अपने एंगर को कैसे स्ट्रेंथ में बदल सकते हैं वो हमें सोचना चाहिए। अगर वो हमारे लिए प्रॉब्लमैटिक है या ऐसी कोई चीज़ है जो थ्रेट है हमारा, हम किसी चीज़ को शाय हैं या कम्युनिकेशन स्किल अच्छे नहीं कर पाते, तो हमें जल्दी से जल्दी उनको अपॉर्चुनिटीज़ में ही बदलना चाहिए। हो सकता है उसके लिए आपको टाइम लगे, क्योंकि एक बिहेवियर जो हम बना लेते हैं, एक पर्सनैलिटी जो बना लेते हैं, उसे चेंज करने में तो काफ़ी टाइम लगता है, बट धीरे धीरे अगर आप कंसिस्टेंट एफर्ट करते रहेंगे, कंटिन्यूस एफर्ट्स, तो आप ज़रूर अपने आप को चेंज कर पाएंगे। अवेयरनेस इसके लिए बहुत ज़रूरी है, तभी आप अपने आप को चेंज कर पाएंगे। तो ये कुछ स्ट्रेंथ है और वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़, थ्रेट्स जो ऑर्गेनाइजेशन को डील करती हैं। जो आपकी अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो आपकी वीकनेस भी बन सकती हैं, और आप अपनी वीकनेस को भी अपनी अपॉर्चुनिटीज़ बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। अगर आप मैनेजमेंट स्किल्स आप अच्छे से वीक हैं, मतलब आपको मैनेजमेंट नहीं आता अच्छे से, मैनेजिंग टास्क अच्छे से नहीं आते, तो आप उनको कैसे अपनी अपॉर्चुनिटी में डेवलप कर सकते हैं वो आपके लिए कंस्ट्रेंट रहेगा, लेकिन आप कैसे चेंज करते हैं वो धीरे धीरे आप कंसिस्टेंट एफर्ट से उनको अपनी अपॉर्चुनिटीज़ में भी बदल सकते हैं। वहीं आपके जो थ्रेट्स हैं, प्रॉब्लम, कॉम्पिटिटर्स आपके लिए एक थ्रेट है, क्योंकि वो आपके एनवायरनमेंट से, आपके ऑर्गेनाइजेशन से बाहर है, तो एक्सटर्नल है ये। जैसे मैंने आपको बताया था कि थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटीज़ एक्सटर्नल कैटेगरी में आते हैं, तो आपके कंपेटिटर्स आपके कंट्रोल में नहीं है, दे आर बियॉन्ड योर कंट्रोल। तो आपको उनको कैसे अपनी स्ट्रेंथ में बनाना है, यानी कि आपके अंदर भी कुछ ऐसी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ऐसी कुछ स्ट्रेंथ्स होनी चाहिए, ताकि आप अपने कंपेटिटर्स को पूरा कंपटीशन दे, और राइवलरी में आप कैसे अपनी स्ट्रेंथ शो करते हैं वो आपको सोचना है। इन तरीक़ों से आप अपने अगर SWOT एनालिसिस करते हैं और तो अपनी स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटीज़ को डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप अपने लिए अवेयर करना बहुत ज़रूरी है कि आप किस तरह से अपने आप को अवेयर करते हैं, इन सब चीज़ों को जानेंगे तभी अपने आप को चेंज कर पाएंगे।
तो ओनरशिप फॉर एक्सप्लोरेशन लेज विद द पर्सन इंटरेस्टेड इन चेंजिंग हिज पर्सनालिटी। जो इंसान अपने आप को चेंज करना चाहता है, जिसे लगता है कि मेरे अंदर कुछ वीकनेसेस है और मुझे ये चेंज करना चाहिए, वो ही इन एनालिसिस को करेगा और वो ही अपने आप को एक्सप्लोर करेगा अच्छे से और चेंज करने की कोशिश करेगा। जो चाहता ही नहीं है वो शायद इन सब चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं रहेगा और चेंज करने में उसको इंटरेस्टेड भी नहीं रहेगा। Social competence and personal efficacy helps in creating first and long lasting impression which enhances job and future prospects। तो अगर आप इस टाइप के पर्सनल एफिकेसीज और सोशल कॉम्पिटेंस को अपने सामने लेकर आएंगे, इस टाइप के अगर एनालिसिस करके अगर आप अपने सोशल कॉम्पिटेंस को सामने लाते हैं, तो ये आपके लिए फर्स्ट एंड लॉन्ग लास्टिंग इम्प्रेशन रहेगा, क्योंकि इससे आपके काफ़ी आगे आने वाले जॉब्स और फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स खुल जाएंगे और आप अपनी पर्सनालिटी को ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लोर कर पाएंगे। सो नाउ आई कैन से हाउ टू एक्सप्लोर पर्सनालिटी। Exploring or knowing on oneself is the key to well-developed and mature personality. And now do it yourself. Explain 3 facts to be considered when defining personality. Explain the concepts of SWOT personality. Thank you. Yours.